ओके बच्चों, तो आज हमारी रिवीजन क्लास है। टुडे वी विल रिवाइज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर की अगर बात करें तो आपका इस टेस्ट में आने वाला है। अभी आपका टेस्ट हुआ है, उसके रिजल्ट आए हो, आपने सीसेट वगैरह पे देख लिए होंगे। तो आपका जो अब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आएगा, प्लस ग्रेविटेशन भी आएगा। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा सिमिलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आपको कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कई सारी चीजें मिलेगी जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते समय शायद आपको डिराइव नहीं कराया हो, है ना। पर आप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद वो उन चीजों का डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाती है सॉलिड चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वैसी जैसी हो जाती है बिल्कुल। तो अब हमको अगर फॉर्मूला देखे, हम ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं ई जी लिखूं, या उसको कई बार अपन स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। वो आपने पढ़ी होगी, किसी पॉइंट मास की वजह से होती है gm/r²। ये ड्यू टू पॉइंट मास होती है, ड्यू टू पॉइंट मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन बोलते हैं ई वेक्टर, वो अपन ने लिखी थी k/r²। तो अगर आप कंपेयर करें तो g के बदले k और m के बदले q, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब तो एक जैसा चीज है। एक चीज का डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। अगर ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटी की डायरेक्शन देखें तो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हाँ हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव डायरेक्शन में होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स रिपल्शन का हो सकता है ना, और नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन का हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा फर्क होता है बस डायरेक्शन का, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्सेस रिपल्शन के भी हो सकते हैं, ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन के होते हैं। इस फर्क के अलावा बाकी सारी चीजें एक जैसी है। तो ग्रेविटेशन का जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में के को आपस के रिप्लेस कर सकते हो, मास को क्यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो अपन को सारे फॉर्मूले ग्रेविटी के भी मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े अपन, है ना। जैसे अगर हमारे पास एक m मास का स्फीयर है, उसके बाहर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास चार्ज q का स्फीयर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते हैं kq/r²। तो k को g डाल दो, q को m डाल दो, ये आपको बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी इसकी वजह से। फिर हमने स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ρr/3ε0 होती, ρr/3ε0, या उसको लिख सकते थे kqr/r³। तो k को डाल दो g, q को डाल दो m, बस ये आ गया अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी हमको ε0 और ये सब टर्म भी दिखते हैं, तो इनको कैसे कन्वर्ट करें। देखो k इक्विवेलेंट हो रहा है g के, तो k की वैल्यू होती है 1/4πε0, वो इक्विवेलेंट है g के। तो आप बोल सकते हो कि 4πε0 इज इक्विवेलेंट टू 1/g। ये ε0 को आप रिप्लेस कर सकते हो 1/4πg से। जैसे एग्जांपल के लिए, एक लार्ज प्लेट की वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने पढ़ी थी σ/2ε0 होती है। तो अगर मेरे पास एक नाम m मास की कोई मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्लेट हो, दिस इज अ प्लेट ऑफ सम मास, मान लो इसमें मास था σm पर यूनिट एरिया, यह है मास पर यूनिट एरिया। तो इसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी लिख सकते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो σ/2ε0, पर ε0 को हम क्या लिख देते हैं 1/4πg। ε0 इज इक्वल टू 1/4πg, तो ε0 को लिख दो 1/4πg। तो ये 4πg ऊपर ले जाके हो जाएगा 2πg सिग्मा, बस ये आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड नियर टू अ लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है, ये प्लेट का लॉजिक समझ में आया, यस, ओके। चलो, तो अब हमको है ना ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले भी आपको अब आ गए हैं जो आपने शायद ग्रेविटेशन चैप्टर में नहीं पढ़े हो। अब थोड़ा सा ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ा था ये देखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप स्टार्ट करते हो बाय न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, की दो मासेस के बीच में फोर्स होता है gm1m2/r²। ये फोर्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कोलॉम्स का फोर्स है। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे हमने कोलॉम्स लॉ पे शुरुआत में क्वेश्चन देखे थे, तो काफी एनालॉजी चलती है ना। एक क्वेश्चन शायद आपको करा हो, पता नहीं मुझे करा है कि नहीं।
कि 3 मासेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे, 3 मासेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ L थी। तो इन्हें अपन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इनमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि मासेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इन्हें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम इनको घुमा सकते हैं। तो अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास इन्हें कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए ताकि इक्विलिब्रियम में रह पाए। फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट विच दे शुड बी रोटेटेड सो दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम, है ना। हाँ चलो, तो ये मेरे पास बच्चे ने बताया कि करा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके अंदर अपन, इसमें क्या करेंगे अपन, तो इन तीनों के बीच का फोर्स तो निकाल सकते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था अपन ने, है ना। तो एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों 30-30 पे होंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स gm² बाय L² इंटू cos 30 इज √3/2। ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m ω² r, और r सेंटर से यहाँ तक का ले लेना L/√3, ठीक है। ट्राइंगल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस L/√3, तो ये अपन ने फोर्स को m ω² r कर दिया, तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो अपन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने देखे, तो वैसे सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन में जो देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थे, तो इलेक्ट्रोसिटी के जितने क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन के भी बन गए। जैसे मैंने इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बताया था आपको, वो ग्रेविटेशन के लिए भी हो जाएगा मेरिट, है ना। ऐसे कई क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो रॉड की अब ग्रेविटेशन फील्ड भी आ गई आपको। रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2k λ/r, तो ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगी g λ/r, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो, तो पहले तो अपन ने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे ग्रेविटेशन में। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटी एक पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट पे छोटा सा मास रख दो, तो मास क्या फोर्स फील कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन डिवाइड बाय मास, मास कितना रखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ के आसपास भी ग्रेविटी अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी का वेरिएशन, अर्थ की ग्रेविटी का वेरिएशन। अर्थ की ग्रेविटी कुछ से सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे जाके आप लिख सकते हो, बिकॉज अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस r पे बाहर देखोगे तो ये हो जाएगी ग्रेविटी, और अंदर देखोगे तो ये हो जाएगी ग्रेविटी, है ना। फिर ये r अगर हम अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट पे नहीं गए, अगर अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, तो नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी हो जाती है हमारे पास gm/r², m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए, इट इज 3600 किलोमीटर। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 6400। 6400, वेरी गुड, ठीक है। मास ऑफ अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा, जी की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये अर्थ के सरफेस के पास में ग्रेविटी होती है। अब अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, देखो रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी ऑफकोर्स बदली भी आएगी, चेंज होगी आएगी यहाँ। तो ये जो ग्रेविटी है इसको आप बोल सकते हो g r²/r²। अगर आप अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी को g0 बोल दो तो ये g0r²/r² है ना, सॉरी g0 कैपिटल R²/स्मॉल r², ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे ग्रेविटी कितनी है वो अपन ने रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में भी लिख दी, हमने अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी के टर्म में भी लिख दी। फिर ये r अगर छोटा हो, ज्यादा हाइट पे नहीं गए हो, अर्थ की सरफेस से मान लो h हाइट पे हो आप और वो h स्मॉल हो, तो उसका फिर आपको छोटा फॉर्मूला मिल जाता है, ग्रेविटी एट अ हाइट h, वो हो जाएगी हमारे पास g0r²/r+h², जिसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने r कॉमन लिया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अगर h छोटा हो, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हो जाएगा g = g0 × 1 - 2h/r, ठीक है। ये आपने अर्थ की सरफेस से h हाइट पर h इज स्मॉल देन r, h बहुत छोटा है r से, अर्थ की सरफेस से बहुत हाइट पे नहीं गए हो, तो ग्रेविटी ये आ जाती है
वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा होगा। उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के अंदर क्या होती है ग्रेविटी, इनसाइड। तो इनसाइड का फॉर्मूला तो कोई अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, आसान फॉर्मूला था, GAMR बाय कैपिटल R क्यूब। इसको लिख सकते हो G0 इंटू R बाय कैपिटल R। और अर्थ की सरफेस से h हाइट पे लिखोगे तो अर्थ की सरफेस से h डेप्थ पे लिखोगे तो उसको ऐसा लिख दोगे आप। अगर आप अर्थ की सरफेस से h डेप्थ पे हो तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एच, है ना। तो वहां पे R माइनस एच पुट कर दो, R डिवाइड करो तो G इनसाइड विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला आ जाता है सरफेस की ग्रेविटी इंटू 1 माइनस एच बाय। और इन फॉर्मूले को देखकर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से बाहर जाने पे ग्रेविटी डबल रेट से चेंज हो रही है देन इनसाइड आने से। अंदर आने से ग्रेविटी का वेरिएशन देखो h बाय आर के टर्म से हो रहा है, यहाँ पे 2h बाय आर से हो रहा है, तो ये ज्यादा डबल तेजी से कम होती है, इसका रेट ऑफ चेंज डबल आता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी का वेरिएशन देखा अपन ने। तो ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ और हाइट के अलावा अर्थ के घूमने की वजह से भी होता है। अर्थ रोटेट कर रही है तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हमको अगर कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ जिसका लैटिट्यूड थीटा है। अच्छा, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। अर्थ के इक्वेटर से किसी पॉइंट का जो एंगल होगा इक्वेटोरियल प्लेन से उसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। इक्वेटर अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अर्थ का डायमीटर है उसे बोलते हैं अपन जो डायमेट्रिक सर्कल है उसे बोलते हैं अपन इक्वेटर। Equator is a circle on Earth which is passing through center of Earth and which is perpendicular to axis of the Earth. अर्थ के घूमने का एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से अगर अर्थ को काटे एकदम सेंटर से तो जो सर्कल बनेगा अर्थ की सरफेस पे उसे बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर से किसी एंगल थीटा पे जाए तो जो थीटा एंगल होता है उसे बोलते थे अपन लैटिट्यूड एंगल। ये लैटिट्यूड एंगल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए को लैटिट्यूड क्या होता है। बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड को लैटिट्यूड। ये एंगल कहलाता है को लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड इधर को लैटिट्यूड, क्लियर। लैटिट्यूड एंड को लैटिट्यूड क्लियर, ओके वेरी गुड, है ना। ये मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था एक बच्चा तो उसको शायद डाउट था ये, तो वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब, ठीक है। तो थीटा एंगल पे जाके हमें एंगल पे अगर हम यहाँ देखें किसी ऑब्जेक्ट को तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्सेस देखूं क्या क्या लग रहा है। एक तो अर्थ की सरफेस में अर्थ के सेंटर की तरफ अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा अपना मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी नॉट बोल दो। फिर नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस की वजह से, नॉर्मल फोर्स मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। और एक घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये इस रेडियस में घूम रहा है, तो घूमने की वजह से इसका सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन होना चाहिए ना, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो इसका मुझे एक्सेलेरेशन दिखेगा इस तरफ, कितना दिखेगा, ये रेडियस दिखेगी r cos थीटा, तो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ठीक है। ये अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा हो तो हमें इतना उसका सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन दिखना चाहिए। सर्कल के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होते हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देंगे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल अगर निकाले ये mg और ये इन दोनों का सेंटर से ये एंगल हो जाएगा इधर से थीटा, ठीक है। दोनों रेडियल अलॉन्ग है, रेडियस के अलॉन्ग है तो थीटा। तो आप लिखोगे mg नॉट कॉस थीटा माइनस n शुड इक्वल टू दिस फोर्स। अच्छा, एक फ्रिक्शन भी लग सकता है तो वो मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे, तो गलत कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये सरफेस के अलॉन्ग फ्रिक्शन भी तो लग सकता है ना, तो वो भी मुझे दिखाना चाहिए। तो सरफेस के अलॉन्ग यहाँ फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपन दिखा देते हैं, चलो ऐसे, अभी नहीं पता किस डायरेक्शन में, ऐसे रेंडमली दिखा दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, जो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन फोर्सेस है उन्हीं को बैलेंस कर लेते हैं, अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन देखे और उसके परपेंडिकुलर देखे, ऐसे फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल की तरफ mg नॉट माइनस n दिस शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा का अगेन cos थीटा कॉम्पोनेंट लिया, तब नॉर्मल देखो बता सकते हो क्या आ रहा है, हो जाएगा m कॉमन लेके g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। नॉर्मल अर्थ की सरफेस जो लगता है, अर्थ की सरफेस जो नॉर्मल लगता है उसी को हम अपना वेट बोलते हैं। हमें किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे अपन एक वेट मशीन रख दे तो नॉर्मल ही रीड कर दिए, तो ये नॉर्मल हमारा वेट है, मतलब हमें वेट थोड़ा चेंज फील हो रहा है, देखो जी की वैल्यू बदले हुई फील हो रही है।
तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी हमें ग्रेविटी बदली हुई फील होती है। इसको जी इफेक्टिव बोल देते हैं अपन, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी ग्रेविटी चेंज हो जाती है ना। फिर अर्थ जो पोल है वहां पर थोड़ी सी चपटी है, अर्थ एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, उसका शेप ऐसा होता है कि पोल्स पे इट इज स्लाइटली ब्लजिंग इन, दैट्स व्हाई वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, ग्रेविटी रेडियस कम होने की वजह से ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब अपने अर्थ का वेरिएशन वगैरह सारी चीजों का वेरिएशन देखा। इज इट क्लियर? सबसे कम ग्रेविटी इक्वेटर पे आती है। तो ये सब अर्थ का वेरिएशन देखने के बाद आपने ग्रेविटी वगैरह वेरिएशन देखा होगा। इसके बाद फिर अपन ने सैटेलाइट वगैरह की चीजें देखी होगी, है ना। अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ा होगा, सैटेलाइट पढ़ी होगी। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या करती है? बेसिकली सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करती है अबाउट द अर्थ, अगर सर्कुलर पाथ में चल रही तो। केप्लर्स लॉ पढ़े होंगे आपने, समझ में आ रहा है सब? बस थोड़ा सा रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपने जो पढ़ा है। ठीक है, तो केप्लर के कितने लॉ पढ़े आपने? क्या क्या लॉ पढ़े? वेरी गुड। लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा है ना। एक पढ़ा होगा एरिया वाला, यस, और एक पढ़ा होगा टाइम पीरियड वाला। ठीक, हाँ, बाइनरी स्टार भी बता देंगे अभी, यस। तो एक होता है अपना लॉ ऑफ ऑर्बिट की, मतलब सारे स्टार्स वगैरह जो होते हैं अपने सन के अबाउट है ना, या तो इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला लॉ, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। भाई कोई भी ऑर्बिट हो, ये हमारा जो स्टार है, हमारा जो सन है, वो उसके एक फोकस पे है, इलिप्स के एक फोकस पे है। तो ये जो हमारा इसके अबाउट घूमने वाला प्लेनेट या सैटेलाइट जो भी है, सन का इस पे जो फोर्स होगा वो टुवर्ड द सन ही होगा। तो जो फोर्स टुवर्ड द सन है वो सन के अबाउट कोई टॉर्क तो बनाएगा नहीं, दैट्स व्हाई सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो टॉर्क अबाउट सन is 0. That's why angular momentum is conserved, is constant about sun. तो आप बोल देंगे MVR परपेंडिकुलर, ये कांस्टेंट हो जाता है। बस ये अपना होता है लॉ ऑफ एरिया वेरिएबल से, जो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ऑर्बिट, नहीं ऑर्बिट तो हो गया था, लॉ ऑफ ये एरिया हो गया। अगला पढ़ा होगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, कि जो इसके घूमने का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके होता है? सेमी मेजर एक्सिस। ये इलिप्स में पूरी जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस हो जाती है उसको बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए, ये पढ़ा होगा आपने। इस सेमी मेजर एक्सिस की जो प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट क्या आ जाता है? यहाँ क्या लिखते हैं? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? चलो अगर ये याद नहीं है तो ये याद रखना चाहिए आपको। हाँ, कैलकुलेट कर सकते हो आप, वेरी गुड, कैलकुलेट कर सकते हो। कोई सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सर्कुलर ऑर्बिट है में कोई सैटेलाइट घूम रही है, मान लो ये सन है जिसका मास कैपिटल एम है, ये कोई सैटेलाइट घूम रही है स्मॉल एम मास की, तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय सन GM बाय आर स्क्वायर, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो M ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा को लिख देना है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ये स्मॉल एम से स्मॉल एम गायब हुआ, तो टी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये एम से एम जा चुका है, आर की पावर 3 नीचे आ चुका है GM। तो ये होना चाहिए हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर बाय G, 4 पाई स्क्वायर बाय G, वेयर M इज द मास ऑफ सन, जिस सन के अबाउट सैटेलाइट घूम रहा है। तो ये याद होना चाहिए हमको फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने कोई बड़ा सा कुछ रिलेशन दिया था मेरे को, नहीं तो ऐसा कांस्टेंट नहीं होता वो। ठीक है, ये कांस्टेंट याद रखना चाहिए आपको, ये बहुत काम की चीज है हमारे लिए। हमको कई क्वेश्चंस में इसकी याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इस
इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में और कुछ पता होगा आपको? ये जो पॉइंट्स होते हैं सेमी मेजर एक्सिस के कॉर्नर, इनको कुछ स्पेशल नाम देते हैं अपन। to the power -11 perigee apogee एपीजी एंड कोरिजी, यस, पेरिजी एंड एपीजी, ठीक है। और इन पर जो वेलोसिटी होगी ना पार्टिकल की, वो रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक। यहाँ रेडियस कम है, सन से जो डिस्टेंस है वो कम है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे रेडियस ज्यादा हो गई, सन से डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी। v2 इज लेस देन v1, ठीक है। वेलोसिटी कम या ज्यादा क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये रहा इक्वेशन, वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है, तो r परपेंडिकुलर यहाँ पे r1 है, r1 छोटा है तो वेलोसिटी बड़ी, r2 बड़ा तो वेलोसिटी छोटी। तो सबसे कम वेलोसिटी पूरे इलेक्ट्रिकल पाथ में यहाँ होती है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी पूरे इलेक्ट्रिकल पाथ में यहाँ होती है, ठीक है। और इन वेलोसिटी का रेशो आप इन r के रेशो से लिख सकते हो, है ना। ये आ गया अपने पास। फिर हमें अगर किसी रैंडम पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दे दी है, मान लो यहाँ पे सैटेलाइट की वेलोसिटी आप जानते हो v है, और यहाँ पे सन से उसकी डिस्टेंस भी आप जानते हो, मान लो r है। बताओ ये दो चीजों की इंफॉर्मेशन होने से क्या आप r1 r2 निकाल सकते हो? एंगल वेंगल पता हो, मान लो आपको ये वेलोसिटी का यहाँ से जो भी एंगल है रेडियस के साथ वो पता है, फिलहाल वो रेडियस का जो मैंने एंगल दिखा है वो एक्यूट है, हाँ, यस। तो बच्चे मुझे बता रहे हैं निकाल सकते हैं, वेरी गुड, है ना। यस, बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम वेलोसिटी v1 v2 निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से। हमेशा सैटेलाइट के मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो इक्वेशन हम बना सकते हैं। यहाँ फिलहाल जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा r से, वो v sin थीटा है। मेरे दिए हुए डायग्राम में v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इस लोकेशन पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा mvr sin थीटा, दैट शुड इक्वल टू mv1 r1 या mv2 r2। ये r1 और v1 और ये r2 और v2 से ये लिख सकता हूं मैं। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन, दी हुई लोकेशन पे टोटल एनर्जी हो जाएगी -g मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन ही होता है हमेशा, इसका ध्यान रखना। ग्रेविटेशन में हमेशा फोर्स अट्रैक्शन का है, तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट जैसा मुझे याद है, तो हम सेम ही आता है वो, है ना। इलेक्ट्रिकल पाथ में भी कांस्टेंट वही आता है, कांस्टेंट बदलता नहीं इलेक्ट्रिकल पाथ में। चलो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ mv², दिस शुड इक्वल टू, इस लोकेशन पे अगर देखें तो वेलोसिटी, इस लोकेशन पे देखें तो डिस्टेंस r1 होने से gmm/r1 प्लस वेलोसिटी हाफ mv1²। चलो, तो बाय दिस इक्वेशन अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके मैं r1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं इन टर्म्स ऑफ v1, r1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये देखो r1 को मैं v1 यहाँ नीचे लाके सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वो सब्स्टिट्यूट करके फिर v1 की इक्वेशन आ जाएगी, तो v1 मिल जाएगा, और v1 आ गया तो r1 भी आ जाएगा। तो ये अपना तरीका होता है r1 r2 डिस्टेंसेस वगैरह सब निकालने के लिए। और r1 r2 अगर आ गया तो आप तो फिर पूरे इलिप्स की इक्वेशन लिखना जानते हो। आपको अगर ये r1 r2 डिस्टेंस पता है, फोकस से दोनों एपीजी पेरिजी की डिस्टेंस पता है, तो आप तो इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हो। सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा r1 प्लस r2/2, है ना। सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा r1 प्लस r2/2, राइट, ठीक है। और दूसरा बताओ, इसका जो सेमी माइनर एक्सिस है वो लिख सकते हो क्या? सेमी माइनर एक्सिस लिख सकते हो क्या? सेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। तो आपको फोकस से डिस्टेंस नहीं पता आपको? देखो ये फोकस से सेंटर की डिस्टेंस पता है कि नहीं आपको? है ना, यही होती है ना फोकस से सेंटर की डिस्टेंस, ये होती है एई, और ये डिस्टेंस दिख रही है r2 माइनस r1, नहीं r2 माइनस r1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे r1 प्लस r2/2 था, तो r2 माइनस r1 प्लस r2/2 कर देंगे तो ए आ जाएगा। ए शुड बी दिस डिस्टेंस विच इज r2 माइनस दिस सेमी मेजर एक्सिस विच इज r1 प्लस r2/2। तो ये डिफरेंस लो तो यार है, देखो r2 माइनस r1/2, और ये तो तुम्हें पता था ये रहा। तो इसेंट्रिसिटी आ गई, देखो इसेंट्रिसिटी आ गई r2 माइनस r1 अपॉन r1 प्लस r2।
और इसेंट्रिसिटी पता है तो तुम बी भी लिख सकते हो आप, और बी लिख सकते हो तो तुम इलिप्स की पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो आपको इस पूरे इलिप्स की इक्वेशन लिखते आ जाएगी। समझ में आ रही बात? Yes. अब इस इलिप्स में कुछ भी पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल 30 डिग्री है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, आप हर चीज कर सकते हो, बिकॉज यू नो इक्वेशन, इक्वेशन पता है तो आप कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक, चलो अब ये तो अपना प्लेनेटरी मोशन की बातें हो गई। फिर आपने कई क्वेश्चन ऐसे शायद करे हो, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अर्थ की सरफेस से कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करके चले जाए। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब ये स्पीड होती है जिससे सिस्टम में जो भी पार्टिकल आप फेंक रहे हो वो इन्फिनिटी चला जाए। तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो उससे, है ना, क्योंकि सिस्टम इन्फिनिटी पे जाएगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो, और शुरू की एनर्जी लिख दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन से एस्केप वेलोसिटी तो निकाल सकते हो आप। उसके बाद तो बाइनरी स्टार को मेरे से पूछ रहा था, तो बाइनरी स्टार बता देता हूँ। अगर मेरे पास दो मासेस है जो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, लेट अज्यूम द कॉमन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, कॉमन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, ठीक है, उसके अबाउट दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पहले सिंपल चीज अपन देख रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो आप ढूंढ सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, ये m1 इस सर्कल में घूमेगा और m2 इस सर्कल में घूमेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार का कई बार हमको टाइम पीरियड या कुछ पूछ लेते हैं, तो वो कैसे निकाले। तो एक स्टार के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे, एक स्टार से दूसरे स्टार की डिस्टेंस तो बदल नहीं रही है, एक स्टार के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो उसका मास बदल के रिड्यूस मास कर देना है, और फिर इनके बीच का जो फोर्स था जी m1 m2 बाय बीच की जो भी डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर ये होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r, m रिड्यूस मास ले लेना, ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड डाल देना, तो टाइम पीरियड वाइम पीरियड देखो आ जाएगा यहाँ। समझ आ रही के बात, ये क्या करा मैंने, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते दिख रहा है। रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच का, जो फोर्स था वो तो वही लिखेंगे अपन जो इनके मासेस से फोर्स आ रहा था, दैट शुड बी देयर इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इसके बराबर लिख दिया। म्यू की वैल्यू क्या होती है वो डाल दो, m1 m2 अपन m1 m2, तो आपको ओमेगा टाइम पीरियड वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये समझ में आया क्या ना, बाइनरी स्टार का टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं। फिर और कुछ पूछा जाए इसके अंदर, जैसे ओमेगा पूछा जाए तो यहीं से आ रहा है ओमेगा, फिर सेंटर मास से दोनों की डिस्टेंस वो तो आप सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, है ना। फिर टोटल एनर्जी सिस्टम की पूछ ली जाए तो एक को रेस्ट मान के जो इसकी एनर्जी वो लिखी है, तो दोनों की ओमेगा निकल गया है, ओमेगा निकल गया तो दोनों की वेलोसिटी वेलोसिटी लिख सकते हो। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, हाफ m1, मान लो ये डिस्टेंस r1 थी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा 1 r1, उसका स्क्वायर, दूसरे वाली की हो जाएगी हाफ m2 ओमेगा 2 r2 स्क्वायर। अब सब चीज लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें और कुछ जाना था कि आपको बाइनरी स्टार में, तो मुझे लगता है कि ये बाकी सब चीजें जो पूछेंगे वो निकाल सकते हो आप। तो इसमें और कुछ जानना था क्या आपको, कुछ और डाउट था क्या? नो, ओके। और बच्चों को पता नहीं नाम से थोड़ा टफ वफ लगता है बाइनरी स्टार, है ना, पर ऐसा है कुछ खास नहीं, अगर रेडियस मास के कॉन्सेप्ट करो तो बहुत ईजी है। चलो, तो ये ग्रेविटेशन बाइनरी स्टार भी देखिए अपन ने, यही सब करा है आपने ग्रेविटेशन में। फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन शायद देखे हो, अर्थ की सरफेस से कुछ पार्टिकल को फेंका है तो कहाँ टकराएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन शायद करे हो। ये मान लो अर्थ है, तो यहाँ से कोई पार्टिकल को बहुत अच्छी स्पीड से थीटा एंगल में फेंक दिया, तो ये अर्थ की सरफेस पे वापस कहाँ टकराएगा, या अर्थ की सरफेस को ग्रेजिंगली टकरा के जाए, अर्थ की सरफेस को ग्रेजिंगली टकरा कर पास करे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक जगह पे जाके अर्थ की सरफेस को बिल्कुल ग्रेस करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ ओमेगा तो सेम आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ओमेगा अलग अलग नहीं है, सेम लिख दिया, हाँ।
तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये सब चीजों को करने के लिए क्या करना है, बस एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनसे अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है 2 कॉन्सेप्ट से सब हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, चलो। और इसके अलावा ये करा था आपने, बस फिर शायद इसी तरह की चीजें क्वेश्चन आती। अब बस क्वेश्चन करो सारे अच्छे से, तो एस.सी. वर्मा 1 2 3 4 ये सब अच्छे से कर लो, है ना। और जो भी किताब हो आपके पास 1 2 3 4 नहीं है तो कोई अच्छी किताब कर लो, तो इनके बस क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, अपना पूरा मॉड्यूल कर लो, बस सफिशियंट है, इतना करना सफिशियंट होता है ग्रेविटेशन के लिए। ठीक, चलो। तो अब आपको कोई और डाउट, थ्योरी शॉर्ट में अपन ने रिकैप करिए, आपको कोई डाउट, कोई थ्योरी का कोई पॉइंट आप चाहते हो कि मैं रिवाइज करा दूं? आप लोगों ने कॉपी खोल के पढ़ा था कि नहीं, सब देखा था क्या क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन में? यस, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब पढ़ा है। चलो, तो फिर कुछ क्वेश्चंस करें अपन। यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो कोई डाउट पहले तो किसी को कुछ हो, मतलब मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन का डाउट, क्वेश्चन बैंक का कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो पहले आप, या मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में? वो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम वाले चैप्टर में होता है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, है ना, वो क्वेश्चन करते हैं अपन। जस्ट सेकेंड। चलो, तो क्वेश्चन दे देते हैं, एक पहला क्वेश्चन लिखो। देखो, आप लोगों को मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लिखिए। अ लॉन्चिंग पैड विथ अ स्पेसशिप इज मूविंग अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ मून। अ लॉन्चिंग पैड with a spaceship is moving along circular orbit of moon. Circular orbit of moon. The radius is rm. The radius is rm. Launching pad with a spaceship is moving along a circular orbit of moon whose radius r is triple that of moon. Just ठीक है। तो क्वेश्चन whose radius is triple that of earth, ये लिख दो। एक हमारे पास कोई लॉन्चिंग पैड है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक लॉन्चिंग पैड है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इस लॉन्चिंग पैड की जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस का 3 टाइम्स है। लॉन्चिंग पैड की जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस का 3 टाइम्स है ना। उसके बाद यहाँ पे ना शिप थी,
तो कोई शिप यहाँ पे लॉन्च करी गई, कोई शिप यहाँ पे लॉन्च करी गई, एंड शिप को लॉन्च करा विद अ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू लॉन्चिंग पैड इनिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। तो यहाँ अगर वी नॉट वेलोसिटी थी तो इसको रिलेटिव से 3 टाइम वी नॉट से लॉन्च करा। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द शिप इज 3 टाइम्स, हाँ ये हमारे पास अर्थ है, उसके अबाउट है ना कोई और कोई स्पेस, कोई हमारे पास लॉन्च पैड है वो घूम रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप बस ये समझ लो कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास m, उसकी रेडियस r, उसके अबाउट कोई प्लेटफॉर्म है जो रिवॉल्व कर रहा था इन रेडियस 3r, वहां से किसी शिप को अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड द शिप इज प्रोजेक्टेड विद अ रिलेटिव वेलोसिटी 3v0 वेयर v0 वाज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड की जो ऑर्बिटल स्पीड थी वो v0 थी, उसके 3 टाइम वेलोसिटी से शिप को प्रोजेक्ट करा गया। ठीक है, फिर आपको बताना है लॉन्चिंग पैड फॉल्स टू द मून, और आगे लिखिए लॉन्चिंग पैड देन फॉल्स टू द मून, लॉन्चिंग पैड देन फॉल्स टू द अर्थ, लॉन्चिंग पैड देन फॉल्स टू द अर्थ। Launching pad then falls to the earth. You need to determine the angle theta with the horizontal. You need to find the angle theta with the horizontal at which launching pad crashes into the surface of its mass. Launching pad crashes into the surface if its mass is that twice the mass of spaceship. तो स्पेसशिप का मास m, लॉन्चिंग पैड का मास 2m, लॉन्चिंग पैड की स्पीड v0 और उससे रिलेटिव वेलोसिटी 3v0 से यहाँ पे स्पेसशिप को प्रोजेक्ट करा गया है। ठीक है, अब लॉन्च करने के बाद क्या हो रहा है कि जो स्पेसशिप है वो क्रैश कर रही है अर्थ में, तो अर्थ से क्रैश करेगी तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे क्रैश करेगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी थी वो किस डायरेक्शन में दी थी। A launching pad with a spaceship is moving along a circular orbit whose radius is triple that of the radius of Earth. The spaceship moves the launching pad, leaves the launching pad with a relative velocity equal to the launching pad's initial orbital velocity v0 vector, and the launching pad falls to the moon. थ्री टाइम का लिखा था इसके अंदर से, ये 3 टाइम नहीं दिया यार बच्चों, इसको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत गड़बड़ करी है इसमें। And the launching pad falls to the moon. Determine the angle theta with the horizontal at which the launching pad crashes into the surface. If its mass is twice that of the spaceship mass. Yes. तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई जिसमें। अर्थ है जिसका मास कुछ कैपिटल एम था, जिसकी रेडियस कुछ r। इस अर्थ के अबाउट कोई ना लॉन्चिंग पैड था जो रिवॉल्व कर रहा था, लॉन्चिंग पैड रिवॉल्व कर रहा था अर्थ की रेडियस के 3 टाइम रेडियस। ठीक है, और जो लॉन्चिंग पैड था उसकी उसके जो मास था वो 2m था, उससे स्पेसशिप को अपन ने प्रोजेक्ट करा, वो स्पेसशिप का मास m था, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी इज v0। द लॉन्चिंग पैड की वेलोसिटी v0 है और उसके रिलेटिव इसे v0 से प्रोजेक्ट करा है, उसके रिलेटिव से उस स्पेसशिप को अपन ने v0 से प्रोजेक्ट करा है ना। इससे क्या होता है कि ये जो लॉन्चिंग पैड है ना वो अर्थ की सरफेस में क्रैश कर रहा है, ये प्रोजेक्ट करने के बाद लॉन्चिंग पैड अर्थ की सरफेस में क्रैश कर रहा है। अर्थ की सरफेस में हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे क्रैश करेगा ये बताना है आपको। ठीक है, और एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या है वो दिया नहीं है, तो यू कैन अज्यूम, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मान लो कि ये जो स्पेसशिप की वेलोसिटी है ना वो टेंजेंट डायरेक्शन में प्रोवाइड करी थी। चलो अब क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? यार ओके, इसको अटेम्प्ट करिए, और जब तक मैं कोशिश करता हूँ कि यार आपके ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दूँ, तो वो बेटर रहेगा कि खुद ही रीड करो, है ना। हाँ, वी रिलेटिव मैंने वी नॉट कर दी, देखो वी नॉट कर दी, 3v0 से हटा के इसको वी नॉट कर दी। चलो इसमें से जो क्वेश्चन अपन को करना है वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिए।
ईरान पूछ रहा है 2m मास प्रोजेक्ट करने के बाद का है क्या? लॉन्चिंग पैड की स्पीड 2m है, मास 2m है, और जो सैटेलाइट की जो उसके ऊपर स्पेसशिप थी उसका मास m था। टोटल मास इनिशियली 3m था। चलो, आई होप ये क्वेश्चन तो सबको क्लियर था। एक फिर से बोल देता हूँ कि कोई अर्थ वर्थ है, उसके अबाउट जो उसकी रेडियस है उसके 3 टाइम रेडियस में एक लॉन्चिंग पैड घूम रहा था जिसका मास 2m है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड v0, और उससे रिलेटिव वेलोसिटी v0 से ही एक m मास की स्पेसशिप को प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट करने का लॉन्चिंग पैड है ना, अर्थ पे टकरा रहा है। तो अर्थ पे टकरा रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकरा रहा है ये बताना है आपको। चलो, सर्वेश का हो भी क्या है, वेरी गुड सर्वेश। देश का भी हो गया है। मैं देख लेता हूँ मेरे पास आंसर क्या लिखा है इसका। मेरे पास आंसर तो बहुत आसान लिखा हुआ है यार। टेस्ट, ये आंसर लिखा है मेरे पास, ठीक है। चलो, ये आंसर लिखा है यार। तो हम कब सही है, बिल्कुल सही। तो एंगुलर मोमेंटम से टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाली, एनर्जी से टोटल वेलोसिटी, ठीक है। देखो क्या करना था इसमें। ये सैटेलाइट जो भी लॉन्च करी गई चीज है वो विनॉट वेलोसिटी से लॉन्च करी गई थी रिलेटिव। तो एक्चुअल वेलोसिटी तो उसकी क्या हो जाएगी, वो निकालना पड़ेगा अपन को। इनिशियल मोमेंटम, टोटल मास इनका कितना था, 3m, टोटल मास 3m, और टोटल वेलोसिटी इनिशियली थी v0। बाद में अगर रिलेटिव वेलोसिटी v0 है m मास की, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v थी, तो ये v0 प्लस v स्पीड से जा रहा होगा एक्चुअली, है ना। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हम अब ये v निकाल सकते हैं। तो 3m v0 should equal to 2m v प्लस m इंटू v0 प्लस v, ठीक। m v0 यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट करो, 2m v0 आएगा। तो 2m v0 2mv प्लस mv इक्वल टू 3mv। तो v आ गया देखो 2v0 बाई 3।
पहले तो ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया कि आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पेसशिप, जो भी स्पेसशिप प्रोजेक्ट करी जाती है लॉन्चिंग पैड से, उसके बाद जो लॉन्चिंग पैड की स्पीड बच रही है वो 2v0/3 है ना। तो ये अब 2v0/3 स्पीड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड v0 होनी चाहिए थी, तो ये सर्कुलर मोशन करता, पर अब v0/3 कर दी, 2v0/3 कर दी, तो ये कम कर दी, तो कम कर दी, दैट्स व्हाई इसका पाथ हो जाएगा इलिप्टिकल, दैट्स व्हाई इसका पाथ हो जाएगा इलिप्टिकल। नाउ दैट इलिप्टिकल पाथ हमको बोला है कि अर्थ की सरफेस में क्रैश कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली अर्थ की सरफेस को कट कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ कहीं पर अर्थ की सरफेस पर कट कर रहा है। तो जहां भी कट कर रहा होगा वहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं अपन कुछ हो गई है u, ठीक है, रेडियस अर्थ की सरफेस से सेंटर से r है, ये 3r थी। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे, तो हमारे पास इनिशियल रेडियस 3r थी, तो हम बोलेंगे 2v0/3 इंटू 3r, दिस शुड बी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी का अर्थ की सरफेस के टेंजेंट कंपोनेंट होगा वो लेना पड़ेगा मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो v पैरेलल बोल दो, u पैरेलल बोल दो, u का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इसको u cos थीटा ले लेंगे, तो r u cos थीटा, ये इक्वेशन आ जाएगी एक तो। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट जिसको 2m दिया था, है ना, डिवाइड बाय रेडियस 3 r थी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m 2v0/3 का स्क्वायर, दिस शुड इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी, अर्थ की सरफेस पे जाके माइनस जी एम एम इंटू 2m बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और स्पीड आपने u मानी है। अब इस इक्वेशन में जो v0 है वो आप लिख सकते हो, या v0 के टर्म में बाकी चीजें आपको ये पता है ना कि पहले v0 रेडियस में घूम रहा था मास, तो इस ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो तो शायद आपको फॉर्मूला याद है, v0 होना चाहिए था रूट gm/2r, ऐसे कुछ होता है ना, या gm/r होता है, तो v0 की वैल्यू ये होनी चाहिए, एम आई राइट, है ना, यस, ठीक है। तो ये v0 की जो वैल्यू है उससे अपन को gm की वैल्यू मिल जाएगी, ये gm की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो gm की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस पूरी इक्वेशन में आप केवल है ना u अननोन रह जाएगा, तो उसको सॉल्व करके u आ जाएगा, और वो u यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, u यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो सभी बच्चे, यस, ओके, क्या क्या करा, सबको क्लियर हो रहा है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, अदरवाइज मैंने आप लोगों को देखो ग्रुप पे मैंने 3 क्वेश्चन भेजे हैं, आपके ग्रुप पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चन सेंड करे, तो तीनों क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन सेंड करें आपके ग्रुप में, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए, विदाउट आ रहा है सीओएम वाली स्टेप, ठीक है, एक बार बता देता हूँ, सीओएम वाली स्टेप तो कुछ थी नहीं, यहाँ पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन करा था, ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन करा, जो यहाँ पर टोटल मास था स्पेसशिप और लॉन्च पैड दोनों का मिला के 2m और m 3m मास था, वो 3m मास पहले v0 स्पीड से चल रहा था। अब क्या, अगर आप प्रोजेक्ट करने के बाद जो m मास है उसकी रिलेटिव स्पीड v0 है, तो मान लेता हूं मैं उसकी टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी v हो गई थी, और रिलेटिव अगर v0 थी तो एक्चुअल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v0 प्लस v होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 3m v0 शुड इक्वल टू यहाँ पे फाइनल मोमेंटम, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे पता चल गया कि जो लॉन्च पैड था उसकी बाद में स्पीड क्या बची, वो आ गई 2v0/3। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा मैंने, अब यहाँ पे स्पीड कम हो गई तो पाथ इलिप्टिकल हो जाएगा, तो इलिप्टिकल पाथ मैंने माना कि यहाँ पे अर्थ की सरफेस को कट कर रहा है, तो अर्थ की सरफेस से वेलोसिटी का एंगल सरफेस की टेंजेंट से थीटा मान लिया, और यहाँ वेलोसिटी स्पीड मैंने u मान ली, तो ये अगर एंगल थीटा है तो u का टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड बी u cos थीटा, u का टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड बी u cos थीटा। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम किससे लिखेंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, या आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लो, तो ये आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब टेंजेंट की वेलोसिटी u cos थीटा तो होगी, सही बात है क्या? और दोनों तरफ मास लिखने से मास तो कैंसिल हो जाता है, तो मैंने मास लिखा ही नहीं।
अर्थ की हॉरिजॉन्टल से, बुराउद्दीन पूछ रहा है थीटा तो हॉरिजॉन्टल से निकालना है, तो थीटा हॉरिजॉन्टल से तो लिया है मैंने यहाँ। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होता है? अर्थ की टेंजेंट डायरेक्शन को तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अर्थ की सरफेस की किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट डायरेक्शन होती है वही तो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो रेडियल डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल होता है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरे पास ये अर्थ है, तो यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? टेंजेंट, वर्टिकल मतलब ऊपर। चलो और अच्छे से देख लो, कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो पूछो मेरे से। गोपाल बोल रहा है क्लियर है, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन हो गया है, तो देखो 3 क्वेश्चन आपको सेंड करे मैंने ग्रुप पे, एक एक करके करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पहले करिए, है ना। 3 क्वेश्चन है, उनमें नंबर भी थे शायद 8, 9, 10 थे, तो 8 पहले करिए। क्वेश्चन नंबर 8 करो सबसे पहले, पहले वो डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तीनों ही सैटेलाइट मोशन के जैसे बेस्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देता हूं मैं। सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, where capital M is very large than small m. The speed of satellite at its nearest point to the earth, perigee, is given, where r is the closest distance to the earth. Where r is the closest distance to the earth. अच्छा, if it's desired, if it is desired to transfer the satellite into circular orbit around the earth of the radius equal to the largest distance from the earth, find the increase in its speed to be imparted at the apogee. आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे बहुत ही। तो अगला क्वेश्चन क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस, अच्छा। वेदांत, क्या लिखा है पढ़ के बताओ मेरे को, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। A satellite of mass small m is in an elliptical orbit around the Earth of mass capital M, फुल where स्टॉप है, capital M is very large than small m. उसका फुल स्टॉप है, ठीक है। तो इस लाइन से क्या क्या समझ में आ रहा है हमको? इस लाइन से कोई डायग्राम बना सकते हो क्या? Yes sir. हाँ, कैसे डायग्राम बनेगा? सर जैसा बोर्ड पे बना है। वेरी गुड, जैसा बोर्ड पे बनाया मैंने, है ना। अर्थ दिखा दी बीच में मास की, अर्थ को एकदम सेंटर पे दिखाना चाहिए क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि इलिप्स के फोकस पे होती है तो फोकस पे दिखाई मैंने, ठीक है। फिर और अगली लाइन पढ़ो, अब क्या बोल रहे हो वो लोग? The speed of the satellite at its nearest point to the Earth, perigee, is नियरेस्ट पॉइंट टू द अर्थ, पेरिजी, वो क्या होता है? क्या वो ये वाला पॉइंट होता है? no sir. ये वाला होता है क्या? No sir. ये वाला होता है क्या? No sir. ये होता है ना? Yes sir. ठीक है, फिर क्या बोला है?
स्पीड दी है √6 GM/5 r। या ये स्पीड किस डायरेक्शन में होती है नियरेस्ट पॉइंट पे? सर वो नीचे की तरफ टेंजेंट होती है, ऊपर नीचे किधर भी दिखा सकते हैं, टेंजेंट होती है, पाथ के टेंजेंट होती है। इनफैक्ट स्पीड इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, किसी भी पाथ के टेंजेंट में स्पीड होती है। तो कितनी स्पीड दी है यहाँ पे? √6 GM/5 r। √6 GM/5 कैपिटल आर। ये जी तो पता है अपन को, कैपिटल एम इसका मास होगा, 6 पता है, 5 पता है, ये आर क्या है? सर जो अभी डिस्टेंस है कैपिटल एम से। वेरी गुड, जो डिस्टेंस है कैपिटल एम से, तो ये डिस्टेंस पता है आपको, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं वहां पे? It is desired to transfer the satellite into a circular orbit around the radius of Earth, radius equal to its largest distance from the Earth. इस सैटेलाइट की अर्थ से लार्जेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगी, किस पॉइंट पर होगी? सर इसके अपोजिट वाले पे। इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे, ये यहाँ पर होगी लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो आपको, आप क्या चाह रहे हो कि इतनी डिस्टेंस मान लो स्मॉल आ रहा है, इतनी डिस्टेंस में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लग जाए, ऐसा बोला है ना? यस सर। It's desired to transfer the satellite into circular orbit around the Earth, Earth के around circular orbit में घुमाना है, and circle की जो रेडियस होगी इक्वल टू लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अभी जो अर्थ से लार्जेस्ट डिस्टेंस है ना, उतनी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल बनाना है, ठीक है? तो अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाए तो क्या यहाँ पे टेंजेंट स्पीड पता है तुमको क्या होनी चाहिए? यस सर। क्या होनी चाहिए बताओ? √GM/r। √GM/r। तो ये निकालने के लिए, ये स्पीड निकालने के लिए आर पता होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है। और क्या चाहिए मुझे? फाइंड द इंक्रीज इन स्पीड टू द इम्पार्टेड टू द एपीटी। एपीटी पे जो स्पीड होगी उसको कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो एपीटी पे पहली स्पीड, ये वी स्पीड देना चाहता है तू, ये चाहता है इसको वी नॉट बोल दी। और यहाँ स्पीड क्या होती है? अगर सैटेलाइट यहाँ घूम के आएगी तो क्या स्पीड होगी? ये √6 G/5 यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? हम लिख सकते हैं क्या यहाँ की स्पीड? यस सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? m यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी √6 GM/5r इंटू डिस्टेंस r थी, इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल r हो गई है, मास m ही था स्मॉल m, डिस्टेंस स्मॉल r हो गई है, और स्पीड v। तो स्पीड और r ये दोनों वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाए? सर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखूं? सर हाफ m और o 6 GM/5r का स्क्वायर, हाँ प्लस वहां पे -GMM/R। वेरी गुड। इक्वल टू हाफ m, उधर वाले v का स्क्वायर प्लस हाँ -हाफ GMM/r। वेरी गुड, ये लिखी देखो मैंने, है ना? अब कोई इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करके v और r दोनों मिल जाएगा। यस सर। ये v अगर आ गया और ये r अगर आ गया, r आ गया तो फाइनल स्पीड पता चल गई। यस सर। तुम्हें यहाँ पर स्पीड क्या देना है वो तुम्हें पता चल गया, और स्पीड क्या थी ये पता चल गया। पूछ क्या रहे वो लोग? परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज पूछ रहे हैं, तो इंक्रीज मतलब क्या करेंगे? फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तो ये हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये इंक्रीमेंट ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना हुआ इनटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये v निकालने का केवल इंक्रीज ही पूछ रहा है। केवल इंक्रीज ही पूछ रहा है, तो इंक्रीज मतलब ओनली v माइनस v नॉट निकाल देंगे। यस सर। ये हो गया काम, ठीक है? यस सर। हो गया क्वेश्चन फिर। चलो अब करना कैसे हो बता दिया, अब करने का काम तुम्हारा, करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, करो। सम्यक का जवाब भी आ गया मेरे पास। चलो अब जल्दी से कर लो, मैं आंसर लिखने वाला हूँ विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर लिख दूंगा मैं, तो इसको फटाफट कर लो। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट कर सकता है ट्राई। आंसर गलत है यार सम्यक कुछ। सर परसेंटेज लिखना है या फिर सिर्फ इंक्रीज लिखना है? इंक्रीज पूछा है ना, इंक्रीज लिखना है बस।
हमें आंसर गलत है। आंसर बताना है आपको इंक्रीमेंट, और आंसर दे दोगे जी कैपिटल एम के टर्म में। जी कैपिटल एम और जो भी आर कैपिटल आर दिया था उसके टर्म में दे सकते हो तो दे दो। हाँ, जी कैपिटल एम और आर के टर्म में आंसर है। चलो मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ आंसर। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा है रूट ओवर जी एम बाय कैपिटल आर इंटू √2/3 माइनस √8/50। ये मेरे पास लिखा हुआ है। चेक कर लो सही है कि गलत है। कुछ बोल रहा है करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Sir, I didn't cancel C in R and DR. My answer was same. अच्छा अच्छा, तो उन्होंने 25 बार क्या लिखा था? एक मिनट, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मैं इसे देखने में गलती हो गई इसका मतलब। (25 by 24 by 45) लिखा है। अच्छा आपने, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ समय मैंने एक्चुअली क्या, मैंने नीचे आपका डिनोमिनेटर 25 पढ़ लिया था। मैंने, आपने यहाँ 45 लिखा था और मैंने पढ़ लिया था 25, तो इसलिए मुझे गड़बड़ हो गई थी, है ना। यस, आपका सही था, सॉरी। हाँ चलो ये हो जाए क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन करिए, अब ये हो जाए तो फटाफट। इसमें किसी को और कुछ पूछना है? ये हटा दोगे क्वेश्चन? इसमें किसी को कुछ भी पूछना है, हटा दो ये तो हटा रहा हूँ मैं, है ना। सबका हो गया आई थिंक। क्वेश्चन करो। आंसर भी दे दिया, देखता हूँ मैं। नहीं ब्राउजिंग गलत है आंसर। किस पार्ट का आंसर है ये तो बताओ आप पहले, लेकिन नहीं गलत है, आंसर इज रॉन्ग। वो आर से ज्यादा आएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। A body is launched from the Earth's surface at an angle 30 degree to the horizontal. अर्थ की सरफेस से 30 डिग्री एंगल पे हमने कोई बॉडी लॉन्च करी। तो हमारे पास अर्थ है, अर्थ को हम स्फीयर ले सकते हैं, और अर्थ की सरफेस से हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री एंगल पे कोई बॉडी लॉन्च करी, 30 डिग्री के एंगल पे। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है।
और स्पीड भी दे दी आपको, तो उसकी v नॉट दिया है क्वेश्चन में, √3gm/2r, 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ। Neglecting air resistance earth rotation, find the height to which the body will rise, height to which body will rise। तो इसे यहाँ से प्रोजेक्ट करा है, वो प्रोजेक्ट करोगे तो इलिप्टिकल पाथ में चलेगी, द इलिप्स कुछ ऐसा बन सकता है, इलिप्टिकल पाथ में चल के वो कहीं टकरा सकती है। तो आपको अर्थ की सरफेस से शायद हाइट पूछ रहे हो, है ना? तो या तो अर्थ की सरफेस से हाइट बता दो, या मुझे अर्थ की सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो। मैं दोनों में खुश हूँ, दोनों में से कुछ दे दोगे तो चलेगा मुझे, ठीक है? ये बताना है आपको। और क्या बोल रहे हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्राजेक्टरी एट द टॉप पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्राजेक्टरी भी बताना है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्राजेक्टरी भी बताना है, ठीक है? गगनदीप, यस, नहीं ये गगनदीप, ये चेक कर लो एक बार, शायद गड़बड़ है। ये मेरा ऐसे बस मेरे पास इस तरह का कुछ आंसर लिखा हुआ है, बट आप जो लिख रहे हो ये वो नहीं है। तो हम वेरी गुड सोम। सोम कैसे निकाला? सोम ये कहाँ से हाइट बताई आपने? क्या आपने सरफेस से हाइट बताई, वेरी गुड, है ना? तो सरफेस से जो हाइट है, तो हम क्या अभी सही आ गई है। मैं लिख देता हूँ यार, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। सरफेस से जो हाइट आ रही है वो आ रही थी 1 + √7/2 × r, ये हाइट मैक्स जो आ रही है, ठीक? चलो मेरे पास ये लिखा हुआ है, देखो आंसर। तो हम कभी आ गया है √7/2 + 1 × r। सम्यक लग रहा है आपका भी सही है। चलो, तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कैसे करना चाहिए? जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? मैक्सिमम हाइट पे हमें क्या दिखना चाहिए, खास चीज, स्पेशल क्या होगा इस पॉइंट के बारे में? Vy should be 0, yes, the velocity should be perpendicular to radius। अर्थ की सेंटर से जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो और दूर नहीं जा रहा ना, तो उसकी वेलोसिटी तार से परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए, बस ये लॉजिक लगा दो। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो कर ही सकते हैं अपन। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का टेंजेंट कंपोनेंट v cos 30, तो v cos 30 इंटू रेडियस, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। मास लगा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और यहाँ पे हो जाएगा mv r+h, जिसको अपन अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r+h ऐसा लिख देते हैं। क्वेश्चन आ जाएगी v की। और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन से, ये v और वो भी अलग है ना, ये v नॉट था और वो भी अलग है, तो दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो हाफ m v0² + -g mm/r should equal to फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी -g mm/r+h प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। मुझे h में इंटरेस्ट है, तो ऊपर वाले इक्वेशन से v निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, v निकालो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। एक इक्वेशन बची, इसमें v0 की वैल्यू तुम जानते हो क्या है, वो रखो, सॉल्व करो, तो r+h आ जाएगा, ठीक? h आ जाएगा। अरे समझ में? देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन चलती है अपनी, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इससे सारे काम हो जाते हैं। और ये स्पेशल लॉजिक सब क्वेश्चन देख के समझना पड़ता है कि ये जब हाइट मैक्सिमम होगी तो ये v यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा, रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, बस ये लॉजिक समझ लो तो क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो ये आया, इज दिस क्लियर? अब निकाल लीजिए लिस्ट आंसर, और दूसरे पार्ट का भी आंसर दीजिए, दूसरे पार्ट का आंसर दीजिए। यहाँ पर रेडियस ऑफ ट्राजेक्टरी भी पूछिए, रेडियस ऑफ ट्राजेक्टरी भी पूछिए कुछ।
ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी पूछिए, तो वो कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो बताएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाले? v स्क्वायर बाय आर। यस, यहां पर जो भी पार्टिकल का टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है यहाँ पे जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी स्पीड का स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्पीड यहाँ की इस इक्वेशन से ढूंढ लोगे तुम, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे? एक्सेलरेशन हो जाएगा जो अर्थ का फोर्स लग रहा है, दैट इज Gmm बाय डिस्टेंस r प्लस h का स्क्वायर, ये फोर्स बाय मास, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कर सकते हैं स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है उसको सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा भैया? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बाय मास कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन, बस इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढ सकते हो। ठीक है, यस, मोशन में अपन ने करा है, काइनेमेटिक्स में भी करा है आपने ये, और ये शायद मैंने आपको काइनेमेटिक्स रिवाइज करते समय बताया था, पाथ की कर्वेचर, किसी पॉइंट पे ट्राजेक्टरी की कर्वेचर कैसे निकालेंगे, है ना। चलो, तो इसका आंसर निकालो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे, मैं लिख देता हूँ फिर। आपका आंसर क्या आ रहा है बताइए मुझे। सम्यक आंसर क्या है इसका? अनुष्का, the student is same is the distance from the center. बाय लॉजिक शायद आ रहा हो, क्योंकि v इंटू आर प्लस एच, यहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी, मतलब बिना अपन देखे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी भी हाइट पे जाके कुछ भी स्पीड प्रोवाइड करी जा सकती है, तो एक्सेलरेशन और ये स्पीड में जरूरी नहीं कि कुछ सेंटर फ्रॉम अर्थ की डिस्टेंस से बराबर ही आए, ये हमेशा जरूरी नहीं है ना। इस क्वेश्चन में हो रहा हो तो बात अलग है, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं समझे, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो मैं यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ ना, अर्थ के सेंटर से किस पर्टिकुलर हाइट पे जाके कुछ भी टेंजेंट में स्पीड दे दूं, तो अलग अलग टेंजेंशियल स्पीड से रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये रिलेशन जो था इससे निकालना चाहिए हमको, हमेशा जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे हमेशा इससे निकालना चाहिए। आंसर बताओ क्या आएगा। अब मेरे पास जो आंसर है मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 9/16 ऐसा कुछ बड़ा सा सोहम का आंसर आया है, और सोहम आंसर सिर्फ आर के टर्म में आएगा, ये जीएम बीएम सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीएम यहाँ पर और बी का एक्सप्लिसिट जो यहाँ से निकलेगा उसमें जीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो मेरे पास लिखा है वो लिखा है 1.13 आर, 1.13 आर, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है मैंने बताया,
अब बी निकालना है यहाँ से और वहां सब्स्टिट्यूट करना है, इतना सा काम बचा देखो आपका। चलो किसी का मैच कर रहा है आंसर? क्या बात है, किसी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है? गोपाल बोल रहा है आ गया, वेरी गुड। चलो ये अगर कंप्लीट हो रहा है तो हम का भी आ गया, वेरी गुड। चलो अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अपने पास टाइम कम बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें भी बढ़िया लॉजिक लग रहा है। हाँ ये मैं 1.13 लिखा था समय मेरे पास, 9/8 कितना हो जाएगा, 1.1 और फिर हाँ ठीक लग रहा है, और क्या 0.1 के आसपास ही तुम्हारा भी। 1.13 नहीं आएगा तुम्हारा ना, 1। हाँ ठीक है चला लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, क्वेश्चन समझो क्या दिया है। ना ऑफिशियल टाइम हो गया है तो फटाफट मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। एज्यूम दैट अ टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अर्थ के बिल्कुल डायमीटर के अलोंग किसी ने ना एक टनल बना दी, ठीक है। तो एक सुरंग खोद दी अर्थ के सेंटर से पास करते हुए इस तरह। क्या कह रहे हैं वो आगे, उसका बोला है फाइंड द टाइम ऑफ अ पार्टिकल टेक्स टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ स्पीड नीडेड फॉर इट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना, एस्केप वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंको तो पार्टिकल दूर चले जाता है, इन्फिनिटी चले जाता है, उसी स्पीड से पार्टिकल को यहाँ पे नीचे फेंक दिया। एस्केप वेलोसिटी मुझे ऐसा याद है शायद √2 GR होती है ना, √2 GR शायद होती है या √GR होती है, ठीक है, √2 GR या √GR कुछ होती है। तो जो भी एस्केप वेलोसिटी होती है उससे नीचे फेंक दिया। ये एस्केप कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो एस्केप वेलोसिटी। कैसे आती है, ½ mv², तो पूरी ग्रेविटेशनल एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा हो जाता है, तो V आ जाता है मेरे पास √2 GR आ रही, देखो अब किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, तो अर्थ के सेंटर तक आने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। फटाफट बताओ कैसे करें। एसएचएम करेगा, यस मेरे पास एक आंसर आ गया वेदांत का। यार पर एसएचएम यहाँ पे स्पीड है, ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, तो आपको एक्सट्रीम से यहाँ आने हाफ, मतलब आप आंसर T/4 नहीं दे सकते मुझे। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने का जो टाइम होता है वो नहीं आएगा, बिकॉज ये एक्सट्रीम नहीं है, समझ में आया आपको। दिस पोजीशन इज नॉट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप मुझे T/4 रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ का टाइम क्या आएगा, ठीक है। चलो और अब जो भी है करिएगा, सर्वेश वगैरह जो भी आप इसमें दिमाग लगाओ और करना, क्योंकि अपना ऑफिशियल टाइम हो गया, मेरा जस्ट नेक्स्ट क्लास है तो मैं अब यहाँ रुकता हूँ, ठीक है। ये करके और एक्सेलेशन वगैरह से तो नहीं आएगा बच्चों ये, ठीक है। अथर्व का डाउट, अथर्व का रिप्लाई है मेरे पास, अथर्व का मैं बता देता हूँ आंसर तो आप लोग चेक कर पाएंगे। देखो मेरे पास जो आंसर लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास आंसर लिखा है टाइम शुड बी
साइन इनवर्स 1/√3 और इंटू √RE/G, ये लिखा हुआ है। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, G मतलब अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी। ठीक, लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है। एसएचएम पूरा नहीं हो रहा है, ट्रंकेटेड एसएचएम है, तो एसएचएम के कंप्लीट टाइम पीरियड से अपन नहीं कर पाएंगे। पार्ट ऑफ एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालना है वो सोच के करो, ठीक है। हाँ, और इंटीग्रेशन से नहीं करना है, लॉजिकल बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लॉजिक से करो। एसएचएम को फेजर में आपको तोड़ना सिखाया होगा, तो आप एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम नहीं पूछा है, आपको किसी बीच की सिचुएशन से मीन सिचुएशन आने का टाइम पूछा है। तो ये दिमाग लगा लो कि यहाँ से आकर टाइम कैसे निकालें, है ना। किसी बीच की सिचुएशन से मीन पोजीशन आने का टाइम पूछा है, तो इससे जल्दी हो जाएगा। बस अब मैंने हिंट जो देना थी दे दिया और आंसर दे दिया, अब ये करके लाना। चलो बाय सबको, टेक